नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव के कवरेज के अंतर्गत आज हम जो है मुख्यमंत्री के इलाके में यानी एकनाथ शिंदे जी के इलाके में है, जो उनका चुनाव क्षेत्र है, उनका विधायकी क्षेत्र है। हमारे साथ में है दिनेश मलपे, जो उनके काफ़ी करीबी हैं और उनके जो विधायकी क्षेत्र का काम जो है पूरा ये देखते हैं। मुख्यमंत्री के पास जवाबदारी बहुत बड़ी है। उनके सामने 15 तो उनके खुद के जो उम्मीदवार हैं उनको चुन के लाना है। उसके बाद जो है विधानसभा का चुनाव है, उसमें 40 विधायक जो उनके साथ में आए हैं उनके साथ जस्टिफाई करना है। तो आज हम इसी सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री का जो इस बार का जो चुनाव है कितना चैलेंज पूर्ण है, क्योंकि ठाणे लोकसभा तो है ही, उनके पास जवाबदारी बहुत चैलेंजिंग है। दूसरा है उनका बेटे का है कल्याण में, जो श्रीकांत शिंदे जी हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। उनके साथ साथ में और बाकी जो उम्मीदवार हैं इसी पर चर्चा कर लेंगे कि आखिर में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की जो लोगों के साथ में जा रहे हैं। हालांकि ये देश का चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र के जो योजनाएं हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि हर सभा में जो है उसका जिक्र जो है होता ही रहता है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दिनेश मलपे जी हैं ये। क्या कहेंगे सर मुख्यमंत्री जी के कामों के बारे में, और जो जवाबदारी इतनी बड़ी इस समय आई हुई है कि लोकसभा में उनको 45 में से 48 में से 45 सीट उनको चुन के लाना है, और मोदी जी का जो 400 का नारा है उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे सके, ऐसा उनके ऊपर जवाबदारी है। तो इसके लिए किस तरह की मेहनत हो रही है, खासकर सभा में और एक चुनाव के लिए, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है ठाणे सहित जो मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र का अंतिम चुनाव जो है ये 5वें चरण का चुनाव है। तो सर किस तरह की मेहनत हो रही है यहाँ पर? देखिए, चुनाव का जो माहौल होता है, अब ये लोकसभा चुनाव है 20 मई को अपने थाना मुंबई में। तो चुनाव हमारे लिए नया बात नहीं है। ऐसे कितने सारे चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में हम लोग ने लड़े हुए हैं, और अभी ये जो चुनाव है विशेष चुनाव है। लेकिन इस चुनाव के आनंद की ऐसी बात है कि ये लोकसभा चुनाव में भारत देश के आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, जिनको विकास पुरुष बोला जाता है, उन्होंने किए हुए देश के लिए काम आपने देखा होगा। देश की अर्थव्यवस्था आज उन्होंने 3 नंबर पे अपने भारत देश को विश्व में लाया हुआ है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्होंने देखा कि सारे गरीबों से गरीबी जो थी वो गरीबों के लिए धान्य देने का काम होगा, गरीबों को उनकी परिस्थिति सुधारने का काम होगा। मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक और महिलाओं से लेके एजुकेशनल हो गया, सारे सिस्टम में उन्होंने लाने का काम, विकास करने का काम मोदी जी ने किया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज शिंदे साहब होके लगभग 2 साल होते आए। 2 साल में शिंदे साहब ने इतना काम किया हुआ है। आपने देखा होगा इसके पहले जितने मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री, और हमारे एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो काम किया हुआ है वो सारी जनता जानती है। और जो 15 उम्मीदवार हमने दिया हुआ है, शिंदे साहब ने जो 15 लोकसभा के उम्मीदवार दिया हुआ है, वो भारी से भारी संख्या में अपने अपने क्षेत्र में उनके विकास काम को देख के जनता उनको भर भर के वोटिंग करेगी और सारे उम्मीदवार हमारे चुन के आएंगे। दिनेश जी, एक चीज़ और सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा अलग है कि जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी रही पूरे महाराष्ट्र में। शिंदे साहब को इतनी सीट मिलेगी, कम से कम सीट मिलेगी, शिंदे साहब को शायद कमल के फूल पर लड़ाया जाएगा, काफ़ी चीज़ें सामने आई थी। लेकिन हालांकि उनको 15 सीटें मिली और धनुष मार्ग पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें जो है भाजपा और एनसीपी यानी जो अजीत दादा का सपोर्ट है, किस तरह का मिल रहा है खासकर से शिंदे साहब को? देखिए, महाराष्ट्र में जिस वक्त महायुति बनी जी, उसी वक्त में तय किया गया था, सारा फॉर्मूला तय था। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा जी। तो ये जो विरोधक जो अब चर्चा कर रहे हैं कि उनका ये तय नहीं था, उनको इतना सीट नहीं मिलना था, तो ऐसा कुछ नहीं था। फॉर्मूला तय हो चुका था। चुनाव की रणनीति जो होती है उसमें सीक्रेसी होना जरूरी होता है, और जैसे जैसे टप्पे पे मतदान आगे चलते गया वैसे वैसे हमारे उम्मीदवार सारे डिक्लेयर होते गए। और विरोधक के पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं, तो वो तो बदनाम करने की ही कोशिश करेंगे। और हमारे पास कैसे सत्ताधारी होने के नाते हमारे पास विकास का मुद्दा है, हमने किया हुआ जनता के लिए काम किया हुआ है, तो वो काम लेके हम लोग सारे जनता के सामने जाके वोट मांग रहे हैं। तो विरोधी का काम विरोध में बात करना है, तो उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे कि ठाणे लोकसभा के लिए काफ़ी लोग जो है उत्सुक थे चुनाव मैदान में। नरेश मस्के को उम्मीदवारी मिलने के बाद बहुत से लोगों में नाराज़गी भी है, और
खासकर बीजेपी जो सीट चाहती थी ठाणे लोकसभा की, उनको नहीं मिला, तो बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि वो लोग भी नाराज़ हैं। तो ऐसे पहले अपने जो घर के लोग नाराज़ हैं उनको कैसे मना रहे हैं आप? देखिए, ऐसा होता है, आपने देखा होगा जी। ये थाने मतलब महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव क्षेत्र है। हम लोग बोलते शिवसेना का ठाणे, जो दिघे साहब का ठाणे जिला है वो शिवसेना का बाली किला है। और आदरणीय हमारे हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का भी ठाणे पे बारकाई से उस समय भी ध्यान था। मतलब शिवसेना को पहला भगवा झंडा जो लहराया हुआ है वो ठाणे म्यूनसिपालिटी में लहराया हुआ है। तो नाराजगी की जो बात ऐसी होती है, हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को लगता है कि हमें इस चुनाव क्षेत्र का उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन सीट होती है एक और चाहने वाले होते हैं अनेक। तो लास्ट समय में जब वो डिक्लेरेशन का समय होता है तो ये महायुति के इस गठबंधन में आदरणीय हमारे नरेश मस्के साहब को जो उम्मीदवार दी साहब ने, तो उनका काम है, वो महापौर थे, महाराष्ट्र के प्रवक्ता है, तो उनका चेहरा लोगों के सामने है। देखो, नाराजगी हर पार्टी में हर घर में होती है, लेकिन एक समय तक होती है। और मुझे लगता नहीं कि अभी किसी की कोई अभी नाराज है। जिनकी नाराजगी जो थी उनके पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनके आदेश से उन्होंने वो नाराजगी दूर की गई है। और अभी महायुति के जितने पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ता सब मिलजुल के जोर शोर में प्रचार कर रहे हैं। और आने वाले 4 जून को आपको देखा जाएगा कि सबसे भारी मतों से नरेश मस्के साहब की सीट इस कोपरी पाचपाकड़ी मतदार संघ जो शिंदे साहब का विधानसभा का क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा लीड पे आगे रहेगी। चुनाव होते हैं, परिणाम भी आते हैं, लोग काम पे लगते हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है कि इस बार ये उम्मीदवार चुन के आएगा तो हमारा ये काम होगा, वो काम। क्या लगता है कि विकास की रफ्तार किस तरह की? क्योंकि ठाणे के लेके अगर बात करूं तो यहाँ का जो सेंट्रल से जो समस्या है, जैसे कि ठाणे का न्यू रेलवे स्टेशन बनना है, थाना स्टेशन की जो असुविधा है काफ़ी पीछे चली गई है और लोगों को काफ़ी दिक्कत। आज ठाणे स्टेशन पर लोगों को चलने की जगह नहीं है। जब 2 ट्रेन एक साथ आ जाती है तो ब्रिज पे खड़ा मतलब चलने की जगह नहीं होती है और लोग काफ़ी शिकायत करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग बहुत पुअर है यहाँ पे। तो ऐसे में उस उम्मीद, लोगों की उम्मीद पर कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको? देखिए, ऐसा है कि थाने का विकास अगर आप पीछे अगर उसका इतिहास देखेंगे तो थाने का विकास शिवसेना ही किया हुआ है जी। शिवसेना के माध्यम से सारे विकास हो गया है। थाने को शैक्षणिक नगरी कहते हैं, थाने को सांस्कृतिक नगरी कहते हैं। ये तालाबों का शहर है, ये तालाबों का सारा विकास भी शिवसेना ने किया हुआ है। आपने कहा कि रेलवे स्टेशन की जो समस्या है, तो रेलवे स्टेशन की समस्या जब अभी मोदी सरकार 10 साल पहले जब आया हुआ है, तो जब शिंदे साहब नगर विकास मंत्री थे यहाँ के महाराष्ट्र के, उस समय से उसका मतलब क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक गवर्नमेंट का जो शासन का जो काम होता है, उसका जो भूखंड होता है, जो जमीन होता है, जमीन के करस्पॉन्डेंस होते हैं, उसका सैंक्शन बाय अपना सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो रेलवे मिनिस्टर जी को दरखास्त की बहुत बार की गई है, आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से भी की गई है कि थाना स्टेशन और मुलुंड स्टेशन के बीच में, और वो लगभग अभी वो 90% काम पूरा हो चुका है। अब 10% जो काम है आने वाले चुनाव के बाद, अभी इसका नतीजा आने के बाद वो रेलवे स्टेशन का काम भी चालू हो जाएगा। जो लोड थाना स्टेशन पे, थाना स्टेशन आपको पता होगा कि पहली ट्रेन ठाणे टू CST चालू गई, तब VT स्टेशन कहते थे। तो थाने को एक ऐतिहासिक महत्व है। इसके लिए आदरणीय शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने के नाते, अभी शिंदे साहब के जो नरेश मस्के साहब खासदार होने वाले हैं, जो मतलब खासदार होंगे और श्रीकांत शिंदे जी खासदार होंगे, तो दोनों के माध्यम से रेलवे की समस्या दूर होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा निधि यहाँ पे ला सकते हैं वो हमारे खासदार जरूर लाएंगे। एक सवाल यहाँ पर एक और है कि ये थाना में हो चाहे कल्याण में हो, शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ाई है। मुंबई में भी वही हाल है। तो शिवसेना जहाँ जहाँ खड़ी है वहाँ पर उभा के शिवसेना खड़ी है। तो ऐसे में लोग चिन्ह को लेकर भी काफ़ी मतलब कंफ्यूज है। एक तो कमल का फूल उनको नहीं दिखेगा, वहाँ पर धनुष बाण दिखेगा। जहाँ धनुष बाण कमल नहीं दिखेगा वहाँ पर घड़ी दिखेगी। तो ऐसे में लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया हुआ है कि महायुति जो है, महायुति में हमारे साथ में महागठबंधन जो है हमारा, इसमें शिवसेना, बीजेपी, अजित दादा पवार के हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके बाद में रासप है, जोगिंद्र कवाड़े गठ है, आठवले साहब का RPI गठ है। ऐसे सारे गठबंधन के जो हमारे पार्टियां हैं उसमें जो चुनाव चिन्ह जो है, जहाँ पे शिवसेना के हमारे उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पे धनुष्य बाण तीर कमान का चुनाव चिन्ह है। जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ पे कमल के फूल का चुनाव चिन्ह है। और जहाँ पे राष्ट्रवादी के कैंडिडेट है वहाँ पे घड़ी का चुनाव चिन्ह है। तो आपके चैनल के माध्यम से सारे मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को मैं विनती करता हूँ कि जहाँ जहाँ शिवसेना की, जैसे अपने थाना में देखा नरेश मस्के साहब खड़े हैं,
वहाँ पे कल्याण में श्रीकांत जी शिंदे साहब खड़े हैं। तो जहाँ शिवसेना के उम्मीदवार हैं उनको धनुष्यबाण के सामने का बटन दबाएंगे तो वही बटन दबाने के बाद महायुति को वोटिंग होगा, यानी महायुति का वोटिंग होगा, यानी मोदी जी को वोट होगा। जहाँ पे कमल चिन्ह पे भाजपा के कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ कमल के चिन्ह के सामने का बटन दबा देंगे तो वो भी वोट महायुति को ही होगा और वो वोट मोदी जी को ही होगा। और जहाँ पे घड़ी चिन्ह के राष्ट्रवादी कांग्रेस के तो उसके सामने का अगर बटन दबाएंगे वो भी वोट महायुति को होगा। और वो महायुति के वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को, जैसे हमारा नारा है कि आपकी बार मोदी सरकार और आपके बार 400 पार, तो वो 400 पार सीटें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुमत से चुन के लाने में ये मदद करने वाला है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम वही कहेंगे महायुति के जितने हमारे कैंडिडेट खड़े सबको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। दिनेश जी, एक सवाल और है कि यहाँ पर जो शिवसेना लड़ाई तो है ही, उन्हें गद्दार से नवाजा जा रहा है। हर सभा में जो है लोग मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हमारा वो गद्दार है, हमारे खंजर बोखोपा और यही सब बातें हो रही हैं। तो लोग इससे बहुत मतलब लोग भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अरे देखिए, ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं जी। आपको पता होगा गद्दार की संकल्पना या क्या हो सकता है एक्सप्लेनेशन। गद्दार का मतलब होता है कि एक पार्टी से आदमी एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है, उसको गद्दार कहा जाता है। और हम लोग गद्दार कहाँ हैं? हम लोग तो शिवसेना में पहले से थे, अभी है और रहने वाले। और शिवसेना का निशानी पहले से धनुष्यबाण है, जो आदरणीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई है वो शिवसेना के हम लोग शिवसैनिक हैं। हम लोग कहाँ से गद्दार हैं? लेकिन जिन्होंने बाला साहब के विचार छोड़ के कांग्रेस के साथ में जाके शामिल हो गए वो गद्दार हो गए कि हम गद्दार हो गए? गद्दार तो वो हो गए। तो उन्होंने अपने ऊपर खुद के ऊपर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। 2019 में चुनाव हुए थे, भाजपा और शिवसेना एक साथ, हाँ हम लोग साथ में अलायंस में लड़े हुए हैं, तो हम लोग तो शिवसेना में ही है ना, हमारा सिंबल तो धनुष्यबाण ही है। तो हम कैसे गद्दार हो गए? वो जनता को गुमराह करने का काम है, उनके पास विकास के मुद्दे नहीं है, इसके लिए वो गद्दार का जो है पब्लिक के सामने बोल के अपने आप को छुपाने का काम करते हैं, सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। इसे सहानुभूति नहीं कहा जा सकता क्योंकि सहानुभूति अलग चीज होती। तो दूसरा कुछ विकास की योजनाएं हैं, अगर उस पर चर्चा हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, वो शाखा प्रमुख से लेके आज मुख्यमंत्री बने, तो अपने कार्य के दम पे बने ना जी। हाँ, और हर कोई जानता है उनका काम करने के बदल। आप देखिए कि दिन भर में 18 20 घंटा वो काम करते रहते हैं। जब हमारी सब पब्लिक सोई रहती है तो अगर उनको रात को भी 2 बजे फोन करो तो तुरंत उनका फोन अवेलेबल हो जाता है। आपने देखा होगा कोविड कार्यकाल में हर एक के घर में उन्हें राशन का किट पहुंचाया गया। बाकी सारे जो पार्टी के लोग थे वो तो घर में जाके सो गए थे और फेसबुक लाइव खाली करते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री खुद पीपीई किट पहन के आज कोविड अस्पताल में जाके सारे जो पेशेंट थे उनको खुद को 2 बार कोरोना होने के बाद भी उन्होंने जुपिटर हॉस्पिटल में जब एडमिट थे तो अभी भी उन्होंने वो जो उनकी जो प्रक्रिया थी वो कभी बंद नहीं की। मतलब जनता का सेवक जो होता है, जनता का काम करने वाला, विकास करने वाला जो नेता होता है वो एकनाथ शिंदे साहब जैसा होना चाहिए। आज हम लोग महायुति में हैं, तो महायुति के जितने सारे पदाधिकारी है, जितने हमारे कॉर्पोरेटर हैं, वो सारे जनता के मदद में आते हैं ना, तभी जनता उनको भर भर के मतदान दे रही है। आज शिंदे साहब का काम करने का तरीका देखा होगा, जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से उन्होंने जितने पेंडिंग वर्क थे, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो उन्होंने जो रुका के रखा था, जो विकास के काम होते, मुंबई का विकास का काम है, महाराष्ट्र के विकास की योजनाएं थी, वो सारे योजनाओं को चालना देने के मेट्रो का काम रुका दिया था। अरे पब्लिक की, जनता की सेवा करने, मेट्रो मतलब क्या, मेट्रो से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता था, तो इजी होने का काम जिन्होंने रुकाया था वो शिंदे साहब ने चालू कर दिया। किसानों के लिए जो अनुदान देना चाहिए था, एक थंब के ऊपर उन्होंने सब लोग अनुदान दिया है। किसानों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सारी उन्होंने दी है। उनको बीज के बारे में होगा, उनका जो फवारनी करते उसके बारे में होगा। आपने देखा होगा हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब के नाम से जो अपना दवाखाना है, वो दवाखाना हर क्षेत्र में शिंदे साहब ने जोर पे किया है। आज मुख्यमंत्री फंड जो होता है, निधि होता है, आरोग्य निधि, वो सबसे ज्यादा अगर बटा गया तो ये शिंदे साहब के कार्यकाल में बटा गया। मतलब लोगों की सेवा, लोगों की सुविधा करना, यही आद्य करते हुए शिंदे साहब ने माना हुआ है। आपने देखा होगा कि ये जो मुख्यमंत्री निधि है, वो निधि के बारे में पहले सब लोग को राउंड मार के ये टेबल पे वो टेबल पे नहीं, उन्होंने क्या किया, पहले कैसा था, शासनाचं काम 6 महिने थांब, मतलब 6 महीना रुको तब शासन का 1 विंडो सारा काम चालू करने का, सबको सुविधा देने का काम आदरणीय ये शिंदे साहब की सरकार ने, मतलब महायुति ने किया हुआ है। तो ये सारे पब्लिक जानती है और इसी का नतीजा आने वाले 4 जून को ये हमारे महायुति के सारे उम्मीदवार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनेंगे, यही आपको मैं कहना चाहता हूँ।
धन्यवाद, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं उसके लिए। तो हमारी चर्चा आपने सुना, आपने काफ़ी योजनाओं के बारे में सुना, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसी खबरों के लिए, ऐसी विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।